हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और समझते हैं पहले रेडियो एक्टिव क्षय को। नेक्स्ट टाइम आपको बताता चलूँ कि रेडियो एक्टिव क्षय को आपको बेटर तरीके से समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, जब आपको रेडियो एक्टिविटी आता है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा जानकारी है तो इसको इस टॉपिक को समझने कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और मैंने इसका वीडियो अलग से बना रखा है। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक आप देख सकते हैं इस टाइम। तो चलिए मैं थोड़ा आपको याद दिला रहा हूँ। तो इस टाइम रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बता रहा हूँ, ध्यान सुने। देखिए, यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं, जिनको हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। ठीक है, और जिन पदार्थों से ये किरणें, जैसे कि मैं अभी यूरेनियम का नाम ले रहा था, जिन पदार्थों से ये किरणें उत्सर्जित होती हैं उन पदार्थों को बच्चों हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव पदार्थ। और उनसे उत्सर्जित होने वाली किरणों को हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। ठीक है, बाद में रदरफोर्ड ने इन किरणों पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। चलिए समझाता हूँ। देखिए स्टैन, समझिए कि मान लीजिए मैं यहाँ कोई सब्सटेंस ले रहा हूँ, ये कोई पदार्थ है। जनरली मैं जो अभी नाम ले रहा था ये मान लीजिए यूरेनियम है। क्या बच्चे? ये यूरेनियम। मान लीजिए किसी ये पात्र में, मतलब ये बर्तन में रखा है। क्या रखा बच्चे? यूरेनियम रखा है। ठीक है, बात समझ आ रही है? यूरेनियम, इसका सिंबल है बच्चों यू। ठीक है, अच्छा। तो इन पदार्थों के बच्चे ये विशेषता होती है कि इनके भीतर से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं। चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कुछ किरणें इसके अंदर से ये निकल रही हैं इस टाइम। ठीक है, कुछ किरणें बच्चे ये इसके अंदर से रिलीज हो रही हैं। ठीक है, ये मित्र मेरा तो आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये देखिए, तो यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं, जिनको उन्होंने क्या कहा था? इन किरणों को क्या कहा था बच्चों? रेडियो एक्टिव किरणें कहा था। और इसकी जो खोज हुई थी बच्चों, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे हेनरी बैकुरेल थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे। और इनकी जो खोज हुई थी बच्चों कब हुई थी? वो 1896 में हुई थी। 1896 में हुई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वैज्ञानिक कौन थे बच्चों? हेनरी बैकुरेल। क्या देखा था उन्होंने? बता रहा हूँ, ध्यान समझें। हेनरी बैकुरेल ने देखा कि यूरेनियम तथा इसके लवड़ों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं, जिनकी भेदन करने की जो क्षमता होती है, जिनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और इन किरणों को उन्होंने क्या कहा था बच्चों? इनको उन्होंने कहा था बच्चों रेडियो एक्टिव किरणें। क्या कहा था? रेडियो एक्टिव किरणें कहा था इनको। रेडियो एक्टिव किरणें कहा था। ठीक है स्टैंड, बात समझ आ रही है? और जिन पदार्थों से किरणें उत्सर्जित होती हैं उनको उन्होंने क्या कहा था? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा था। ठीक है, बात समझ आप लोगों को? ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, जो एक वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, यानी इन्होंने तो इसकी खोज कर दी हेनरी बैकुरेल में 1896 में। इसके कुछ सालों बाद एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। क्या था बच्चों? रदरफोर्ड। उन्होंने इन किरणों को वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में ये कैसा व्यवहार करती हैं, इसके आधार पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। यानी रदरफोर्ड ने क्या किया कि ये जानना चाहते थे कि ये जो इससे रेडियो एक्टिव पदार्थ किरणें निकल रही हैं, इनका चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में क्या इफेक्ट होता है, इसको भी जानना चाह रहे थे। तो उसके लिए क्या किया था उसको समझाता हूँ। तो देखिए उन्होंने क्या किया बच्चों, देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ध्यान समझें। तो देखिए ये जो रेडियो एक्टिव किरणें थी, इनके उन्होंने करा क्या रदरफोर्ड ने कि दोनों ओर क्या करा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक नेगेटिव प्लेट, मान लीजिए कोई नेगेटिव प्लेट यहाँ पर रख दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा तो अच्छे समझ में आप लोगों को आ रही होगी। ऐसा करने पे क्या हुआ बच्चों? देखिए मान लीजिए नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, ऐसा करने पर उन्होंने देखा, जब यहाँ वैद्युत क्षेत्र लगाया तो उन्होंने देखा कि कुछ किरणें बच्चों जो सीधी जा रही थी पहले से, ठीक है, जब ये प्लेटें आई यानी वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया इनके दोनों ओर, तो कुछ किरणें पॉजिटिव प्लेट कर को झुक गई, कुछ किरणें नेगेटिव प्लेट कर को झुक गई। चलिए समझाता हूँ। तो देखिए स्टैंड, जो किरणें अभी तक जो सीधी जा रही थी, बच्चों सीधी जा रही थी, वो इस ओर को झुक गई कुछ किरणें, ये इस टाइप से। ठीक है, कुछ किरणें क्या थी बच्चों? वो पॉजिटिव प्लेट कर को कुछ तो पॉजिटिव प्लेट कर झुक गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये किरणें पॉजिटिव प्लेट कर को जा रही हैं। बात समझ में आप लोग को?
तो निश्चित ही इन किरणों पर कैसा चार्ज होगा, इन किरणों पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है, ठीक है। और इन किरणों को जो उन्होंने नाम दिया था, इन किरणों को उन्होंने बीटा किरणें कहा था। क्या कहा था बच्चों, बीटा किरणें, जिसका सिंबल ये दिया था, ये बात समझ में आ रही है। यानी जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर को आकर्षित हो रही थी, यानी इधर की ओर को मुड़ गई थी, अर्थात विक्षेपित हो गई थी, ठीक है, तो उनको क्या कहा था, बीटा किरणें कहा था। और इन किरणों अब ये प्लस की ओर को जा रही हैं, इसलिए इन पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। नेगेटिव क्यों कहा, क्योंकि प्लस की ओर चली गई ना, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है। अच्छा, आगे कहानी को समझें। आगे कहानी कहती है बच्चों कि कुछ किरणें ऐसी थी जो नेगेटिव प्लेट की ओर को झुकी। बात को समझो, कुछ किरणें बच्चे ऐसी थी, वो किधर आ गई, वो आपकी नेगेटिव प्लेट को झुक गई, इस टाइप से, ये इस टाइप से, ठीक है। अब जैसे चाहते ये नेगेटिव प्लेट है, किरण आ रही है इसकी ओर को आकर्षित हो रही है, तो डेफिनेटली इस पर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनको कहा था बच्चों, अल्फा किरणें कहा था। क्या कहा था बच्चों, अल्फा किरणें कहा था, ठीक है। कुछ किरणें चली आपकी पॉजिटिव प्लेट की ओर झुक गई, दूसरी कुछ किरणें आपकी नेगेटिव प्लेट की ओर झुक गई, ठीक है। जो किरणें पॉजिटिव प्लेट की ओर झुकी, ठीक है, उनको उन्होंने बीटा किरण कहा, ठीक है। उन पर नेगेटिवली चार्ज मारा, क्योंकि प्लस माइनस की ओर क्या होता है बच्चों, आकर्षित होता है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रही हैं तो डेफिनेटली इन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। कुछ किरणें ऐसी जो नेगेटिव प्लेट की ओर को झुकी, ठीक है, तो उनको उन्होंने अल्फा किरणें कहा था, क्योंकि नेगेटिव की ओर झुक रही है, इसलिए निश्चित ही कौन सा चार्ज होगा, इन पर प्लस चार्ज होगा। अच्छा, अब स्टैंड आप देख पा रहे हैं कुछ किरणें ऐसी थी, जैसे कि दो रेज आप देख पा रहे हैं कि कुछ किरणें ऐसी थी, ना वो इधर झुकी ना इधर झुकी, जबकि वैद्युत क्षेत्र में थी, लेकिन वो अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं हुई, मतलब ना इधर को मुड़ी ना इधर को मुड़ी, तो इनको उन्होंने कहा था बच्चों गामा किरणें। क्या कहा था बच्चों, इनको गामा किरणें कहा था, ठीक है। और जब किधर भी विक्षेपित नहीं हुई, ना इधर ना इधर, तो इसका मतलब क्या कि इन किरणों पर कोई चार्ज नहीं था, इन किरणों पर कोई चार्ज नहीं था। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि इन किरणों पर, इन जो किरणें होती है रेडियोएक्टिव किरणें, तीन प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें अल्फा किरण पर नेगेटिव चार्ज होता है, बीटा किरण पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी अल्फा किरण नेगेटिव, बीटा किरण नेगेटिव, अल्फा किरण पॉजिटिव, जबकि गामा किरण क्या होती है बच्चों, न्यूट्रल होती है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो आज की जो कहानी है वो यहाँ से आगे को स्टार्ट होगी। देखिए कहानी ये है बच्चों कि जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम आप देख पा रहे हो, अगर इसके अंदर से कोई अल्फा, बीटा, गामा किरण उत्सर्जित होगी तो इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यूरेनियम का जो सिंबल होता है यू होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर इन परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 92 होता है, और एटॉमिक वेट इसका कितना होता है बच्चों 238 होता है, 338 होता है, 238 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब अगर इसके अंदर से कोई अल्फा कण निकलेगा बच्चों, कोई अल्फा कण अगर निकलेगा इसके अंदर से, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी, और एक नया तत्व बनेगा थोरियम। क्या बनेगा बच्चों, थोरियम। और ये घटना क्या कहलाती है बच्चों, आपका रेडियोएक्टिव क्षय कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से ठीक है अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बदल जाते हैं और एक नए तत्व का निर्माण होता है, ठीक है। ये घटना कहलाती है आपकी रेडियोएक्टिव क्षय कहलाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान समझें। मान लीजिए यूरेनियम ये है बच्चों यूरेनियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप देख पा रहे हैं बच्चों 92, ठीक है। एटॉमिक नंबर 238, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके अंदर से एक अल्फा कण को रिलीज कराते हैं। अल्फा कण देखिए, अल्फा कण को बच्चों हीलियम परमाणु का नाभिक भी कहते हैं। इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी अल्फा कण को हम बच्चों 2He4 भी लिख देते हैं, इससे कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, 2He4। तो जब बच्चों यूरेनियम से एक अल्फा कण रिलीज हो जाएगा, एक अल्फा कण इसके अंदर से अगर रिलीज हो जाएगी, किसके अंदर से, यूरेनियम के अंदर से, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी और एक नया तत्व बनता है बच्चों। नया तत्व क्या कहलाता है, नया तत्व है थोरियम। क्या बच्चों, थोरियम, ठीक है। तो यहाँ 2 की कमी हो जाएगी तो बच्चों 90 हो जाएगा और यहाँ 4 की कमी हो जाएगी तो हमारा 234 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर रेडियोएक्टिव यूरेनियम से एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी और एक नया तत्व बन जाएगा। वो तत्व क्या बच्चों, थोरियम है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये घटना कहलाती है बच्चों रेडियोएक्टिव क्षय कहलाती है। बात समझ में आ रही है। अब ये तो अल्फा कण की मैंने आपको बात बता दी। अब बात करते हैं कि बीटा कण अगर उत्सर्जित होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए समझाता हूँ। अगर बच्चों किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से, चलिए यहाँ समझाता हूँ, मान लीजिए थोरियम बन गया। क्या बन गया, थोरियम। याद रखना थोरियम भी बच्चों क्या एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है। थोरियम भी क्या बच्चों एक रेडियोएक्टिव पदार्थ ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देख स्टैंड, जब रेडियोएक्टिव पदार्थ तो जाहिर सी बात है फिर इससे भी किरणें निकलेंगी, इससे भी किरणें, मतलब रिएक्शन को आगे भी समझ सकते हैं, ठीक है।
तो जब थोरियम से कोई अगर बीटा कण यानी बीटा किरण अगर उत्सर्जित होगी, बीटा किरण अगर उत्सर्जित होगी स्टैंड, ठीक है, यानी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है ना, तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। जब 1 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है स्टैंड, तो परमाणु एक नया तत्व बनेगा, अभी उसका नाम लिखने वाला हूँ, लेकिन परमाणु भार में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर से थोरियम के अंदर से कोई बीटा कण निकले, ठीक है, बीटा कण इसके अंदर से निकल जाए बच्चों, तो यहाँ प्रोटोटैक्टियम बनता है। क्या बनता है? प्रोटोटैक्टियम, जिसका सिंबली सूत्र है Pa, ठीक है स्टैंड। और यहाँ पे कितने की वृद्धि हो जाए बच्चों? 1 की वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा ये? 91 हो जाएगा। 90 था 91 हो गया, ठीक है, यानी चेंज हो गया। और यहाँ पे कोई अंतर नहीं आता, ये 234 ही रहने वाला है स्टैंड। क्या रहता है? 234 ही रहने वाला है, ठीक है स्टैंड। तो एक बार मैं और बता दूँ तो बीटा कण को, यानी बीटा कण को बच्चों ऐसे भी लिख देते हैं, माइनस के बनने ऐसे भी लिख देते हैं, इससे कन्फ्यूज मत हो जाना। ये भी देखो, मैं चलो इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। बीटा कण को बच्चों हम ऐसे भी लिख लेते हैं, -1 बीटा 0, ये भी सिंबल जो है -1 बीटा 0 बीटा कण का ही है, ठीक है स्टैंड। अच्छा, साथ ही साथ क्या होती है बच्चों? एंटी न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। एंटी न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति मतलब ऊर्जा की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। बात समझ आ रही है आपको? चलिए आगे समझाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया कि अगर यूरेनियम से कोई अल्फा कण निकलेगा, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो 90 और कितना गया? 234 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और एक नया तत्व बन गया। क्या बन गया बच्चों? नया तत्व बन गया, थोरियम, ठीक है। अब थोरियम भी बच्चे एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अगर इससे कोई बीटा कण निकल जाए, क्या लगेगा? बीटा कण इससे निकले तो परमाणु क्रमांक में बच्चों 1 की वृद्धि हो जाएगी, 90 का 91 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परमाणु भार में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी एक नया तत्व बन गया। तो ये जो अल्फा कण बीटा कण निकलने से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल रहे हैं और नए नए तत्व बन रहे हैं, तो यही घटना कहलाती है बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है। बात करते हैं गामा किरण से क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए स्टैंड, जब किसी, मान लीजिए मैं यूरेनियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं यूरेनियम का ही फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 92,238, ठीक है। अगर बच्चों इसके अंदर से कोई गामा किरण, कौन सी किरण बच्चों? गामा किरण निकल जाए इसके अंदर से, ये गामा का चिन्ह है बच्चों, किसका? ये गामा का चिन्ह है, ठीक है। गामा किरण अंदर से कोई रिलीज होता है यूरेनियम से, ठीक है, तो याद रखना कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्फा कण से इफेक्ट पड़ता है, बीटा कण से भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से गामा किरण उत्सर्जित होती है, ठीक है, तो उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, अर्थात नया तत्व नहीं बनता है। यूरेनियम एज इट इज रहेगा, बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। 92 और 238, ठीक है स्टैंड। तो ये थी बच्चों रेडियो एक्टिव किरणों के रेडियो एक्टिव क्षय की व्याख्या, ठीक है। तो मैं अभी यही बात आपको बता रहा था कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो उन तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाते हैं और नए तत्व का निर्माण होता है, ठीक है। ये घटना कहलाती है रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है, ठीक है। और स्पेशली आप देखें तो इफेक्ट किससे पड़ रहा है? अल्फा और बीटा से इफेक्ट पड़ रहा है, जबकि गामा से कोई इफेक्ट बच्चों नहीं पड़ता है। याद रखें कि अगर अल्फा कण अगर निकलेगा किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। अगर कोई बीटा कण निकलेगी, बात समझना मेरी बात, तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और एंटी न्यूट्रॉन यानी ऊर्जा की यहाँ उत्पत्ति होती है, एनर्जी का सिंबल है, ठीक है स्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड, ठीक है। तो जो बच्चे डेफिनेशन लिखना चाहते हैं रेडियोएक्टिव क्षय की तो लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाता है, ठीक है, और एक नए तत्व का निर्माण होता है। इस घटना को रेडियोएक्टिव क्षय कहते हैं। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, जो मैंने आपको बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।